नमस्कार आप सबको। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं क्रेस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कक्षा 12वीं के इतिहास का 11th चैप्टर, जो कि है विद्रोही और राज। इसका हमारा पार्ट 1 होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम crisscrossclasses.in। यहाँ पर जाकर आप सारा का सारा कंटेंट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि क्रिस क्रॉस क्लासेस नाम से है। वहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, कंप्लीट नोट्स हो, या फिर क्विज हो। तो सारा कंटेंट आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा। तो चैप्टर जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1857 का विद्रोह रहेगा। थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर किस प्रकार सबसे पहली बार अंग्रेजी सत्ता भारत में लड़खड़ाई थी। लड़खड़ाने का मतलब है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहाँ पे अंग्रेजी शासन जो था वो लगभग हार गया था। लेकिन कुछ कारणवश जो लड़ाई थी वो थोड़ी उल्टी पड़ गई। और आप बोल सकते हो कि भारत जो था, या फिर इसमें जो भी विद्रोही करता थे, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी स्वतंत्रता के लिए, और उनको लग भी रहा था कि अब अंग्रेजी शासन यहाँ से चला भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वापस 1858 में ये विद्रोह जो था वो वापस दब गया। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छूट गई इस विद्रोह के लिए, क्योंकि इस विद्रोह में सारे के सारे लोग जो थे वो एक साथ मिल गए। एक साथ मिलने के बाद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हो गए। और अंग्रेजी सत्ता को अब ऐसा लगने लग गया था कि अब उनका शासन जो है वो पूरी तरह से गिर गया है। समस्या कुछ यहाँ पर आ गई कि जो अंग्रेजी सत्ता थी, उनके पास वेपन्स बहुत ज़्यादा थे, और भारतीय लोगों के पास वेपन्स इतने नहीं थे। जिस वजह से बाद में जो 1857 का विद्रोह है वो आगे जाके दब गया। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक ये 1857 का विद्रोह, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस व्यक्ति द्वारा किया गया, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इस चैप्टर के माध्यम से आपको पता भी चलने वाली है। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे नामक एक सैनिक के विद्रोह से हुई थी। मंगल पांडे का नाम किसने नहीं सुना? मंगल पांडे का नाम सबने सुना हुआ है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत एक सैनिक के द्वारा की गई थी, जो कि मंगल पांडे थे। मंगल पांडे नामक एक सैनिक के द्वारा ये विद्रोह की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। यहाँ पे जैसे हम बात करें मंगल पांडे के बारे में, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन? हमारे मंगल पांडे। ये वह बंगाल में स्थित बैरकपुर में तैनात थी। जैसे कि हम बात करें, ये 34वीं इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, ये जो तैनात थे वो कहाँ पर? बंगाल में बैरकपुर में तैनात थे। इन्होंने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, परंतु उनके सभी साथियों ने इन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से विद्रोह करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। और अंत में मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयत्न किया, परंतु ये जो प्रयत्न हुआ उनका असफल हुआ और वो बच गए, सिर्फ घायल ही हुए। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। ये 1857 है, ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइप है। यहाँ पे 1857 को क्या हुआ? उनको फांसी दे दी गई। इन्हें 1857 के विद्रोह का पहला क्रांतिकारी कहा गया। और ऐसे ही नहीं हम यहाँ पे मंगल पांडे का नाम लेते हैं। मंगल पांडे का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में सबसे आगे हमारे मंगल पांडे ही थे। और उन्होंने ही बोला था कि हम विद्रोह को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके जो 34वीं बंगाली इन्फेंट्री के जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं कर सकते। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके खुद के साथियों ने मना कर दिया इस विद्रोह को स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने अपने आप के मतलब खुद से अपनी जो बंदूक थी उससे अपने प्राण लेने का प्रयत्न किया। लेकिन वो जो प्रयत्न हुआ उनके द्वारा वो असफल हुआ, वो बच गए। बचने के बाद भी क्या हुआ? उनको दोबारा से ही मृत्यु की ओर जाना था। और यहाँ पे जैसे हमारे को पता है 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। यहाँ से हमारा 1857 का जो विद्रोह है वो स्टार्ट होता है। अब फिर क्या हुआ? जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो मेरठ में क्या हुई? बगावत हुई। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद भी विद्रोह शांत नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। देखो यहाँ पे मंगल पांडे ने जब बोला, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। और यहाँ पे इन्होंने ये क्यों किया था? क्योंकि ये चाहते थे विद्रोह।
ठीक है। और यहाँ पे इनको पता नहीं था कि इनके सैनिकों द्वारा, मतलब इनके जो साथी हैं उनके द्वारा ये मना कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने खुद के जो प्राण थे वो मिटाने का प्रयत्न किया, खुद के प्राण लेने का प्रयत्न किया, जो कि असफल रहा। तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना ने इस विद्रोह की शुरुआत की और जल्द ही इसमें घुड़सवार फौज भी शामिल हो गई। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे मेरठ शहर में फैल गया। सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार, हथियार और गोला बारूद रखने की जो जगह होती है उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ताकि विद्रोह के लिए जरूरी शस्त्र इकट्ठा कर सके। धीरे धीरे शहर के आसपास के लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों पर हमला कर दिया। बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया गया और उनके बंगलों को लूट लिया गया। सभी सरकारी इमारतें जैसे रिकॉर्ड दफ्तर, डाकखाने, सरकारी खजाने, अदालत आदि को लूट लिया गया और अंत में इसे क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो हमारे को याद रखना है कि जो सबसे पहले सिपाही थे या फिर सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे। सबसे पहले क्रांति थे हमारे मंगल पांडे। और यहाँ पे सबसे पहले ये जो बगावत स्टार्ट हुई वो मेरठ से हुई थी। मेरठ में ही ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आप बोल सकते हो मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से यहाँ पर ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बाद में घुड़सवार भी ऐड हो गए, ये पूरे मेरठ शहर में फैल गया। सबसे पहला इनका आक्रमण था शास्त्रागार पर, क्योंकि वहां पर शास्त्रागार पर इसलिए हमला करेंगे क्योंकि गोला बारूद जो भी है सबसे पहले वो इकट्ठा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आसपास के जो लोग थे वो भी यहाँ पर शामिल होने लगे। फिर यहाँ पर जो अंग्रेजों के बंगले थे उन पर हमला कर दिया गया। बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया गया और उनके बंगलों को लूट लिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जो भी सरकारी इमारतें थी जैसे रिकॉर्ड दफ्तर, डाकखाने, सरकारी खजाने, अदालत, इन सब को लूट कर तबाह कर दिया गया। ये उनके द्वारा किया गया जो कि विद्रोह में शामिल हो गए। देन यहाँ पे दिल्ली में बगावत। अब यहाँ पे विद्रोह में आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली ये क्यों पहुंचे। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे जो विद्रोह चल रहा है तो विद्रोह जो चल रहा है इसका नेतृत्व करने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो कि यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 के 5 जो है वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से ये विद्रोह को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि अब किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस विद्रोह का नेतृत्व करे, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो और सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो। तो इन्होंने चुना दिल्ली में जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनको इन्होंने चुना। तो ये इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो थे वो राजा थे और उनके पास ताकत भी थी, उनके पास पावर भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने चुना कि दिल्ली में जो हमारे बहादुर शाह जफर हैं उनको चुने इस विद्रोह के लिए, क्योंकि यहाँ पे राजा वाजा सब यहाँ पे परेशान थे अंग्रेजों से। तो इन सिपाहियों का मुख्य उद्देश्य केवल मेरठ में विद्रोह करना नहीं था, इस विद्रोह को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसलिए इस विद्रोह को आगे बढ़ाने की और पूरे देश में फैलाने के लिए सिपाहियों का एक गुट 10 मई की रात को मेरठ से रवाना हुआ ताकि वे दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह में शामिल कर सकें। शामिल करने का भी हमने मोटिव देखा। शामिल करने का मोटिव ये था कि ये लोग जो थे वो ये चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि क्या करे, इस विद्रोह का नेतृत्व करे। तो जगह जगह क्या था कि हर व्यक्ति को चुना गया, एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो कि क्या करेगा, इस विद्रोह में नेतृत्व करेगा। जैसे आपने झांसी की रानी के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने भी यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी 1857 के विद्रोह में। ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना समर्थन दिया और इस विद्रोह में नेतृत्व भी किया। मतलब आप बोल सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करेगा, पूरे ग्रुप को देखेगा। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे दिल्ली में चल रहा है, मेरठ में चल रहा है, नहीं, जगह जगह फैल गया। अब यहाँ पे जगह जगह फैल गया तो ये आपस में कन्वर्सेशन कैसे कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, कैसे एक दूसरे पे बात पहुंचा रहे थे, कैसे संदेश एक दूसरे के पास जा रहा था। तो इन्होंने पूरी की पूरी क्या कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी, कैसे इनको संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कैसे इनको बताना है कि अब हमारे को आगे बढ़ना है, अभी रुक जाना है। तो ये संदेश के माध्यम से करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहले संदेश पहुंचाते थे, उसके बाद ये आगे बढ़ा करते थे। तो ये प्लानिंग के साथ था। तो सिपाहियों का यह गुट अगली सुबह 11 मई को दिल्ली में स्थित लाल किले पर पहुंचा और उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात करने की आज्ञा मांगी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बताया कि वह मेरठ में अंग्रेजों को मार कर आए हैं और वह इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बादशाह के आशीर्वाद यानी उनके साथ की जरूरत है। ऐसी स्थिति में
बादशाह के पास समर्थन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में खो चुके थे और उनकी सेना एवं शक्ति भी सीमित ही थी। इसलिए उन्होंने सिपाहियों के विद्रोह को वैधता दी और धीरे धीरे विद्रोह एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। अब यहाँ पे जो बात बोली कि यहाँ पे बादशाह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अंग्रेजों द्वारा एक विस्तार नीति अपनाई गई थी। याद रखिएगा कौन सी नीति, एक विस्तार नीति अपनाई गई थी। इस नीति के अंतर्गत जो राजा है वो राजा तो रहेगा, लेकिन ये कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं कर पाएगा बिना अंग्रेजों की अनुमति के, अपनी सैनिक व्यवस्था नहीं बढ़ा पाएगा बिना अंग्रेजों की अनुमति के। मतलब यहाँ पे अंग्रेजों ने बोला विस्तार नीति है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, उस विस्तार नीति का गलत फायदा उठा रहे थे, जहाँ पे राजा की जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर रहे थे। तो यहाँ पे उनको पता था बहादुर शाह जफर को कि उनकी जो शक्तियां हैं वो सीमित है, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपका साथ दूंगा, और उन्होंने इसकी वैधता दी और धीरे धीरे ये विद्रोह जो था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे, यहाँ पे जो विद्रोह हुआ उसके तत्कालिक कारण मतलब उस समय क्या कारण रहे होंगे, ये विद्रोह जो था वो बहुत ज्यादा फैल गया। यहाँ पे बोला गया सबसे पहला कारण आपको याद रखना है, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस। कारतूस मतलब जैसे वो मुंह से छीलते हैं ना, तो मुंह से जो छीला जाता था उसमें बोला गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस है, ठीक है, उसे मुंह से छीलना पड़ता है। तो पहले अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जाता था, परंतु वह राइफल बहुत ज्यादा पुरानी थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल के प्रयोग की शुरुआत की। इस राइफल के कारतूस में ऊपर की ओर एक ग्रीस लगाई जाती थी ताकि वह कारतूस लीक ना हो और पानी से सुरक्षित रहे, परंतु और इस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था। जैसे हम बात करें, परंतु इस कारतूस को यहाँ पे और नहीं है, इस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई कि कारतूस पर लगा हुआ ग्रीस गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, और अंग्रेजों ने ऐसा भारतीय हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए किया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें कि ये अफवाहें हैं, मतलब उस समय की जैसे हम बात करें तत्कालिक कारण ये बताए गए हैं कि यहाँ पे जो पहले राइफल प्रयोग की जाती थी उसको बदल दिया गया एनफील्ड राइफल में, और फिर यहाँ पे कारतूस जो थे, कारतूस में जो ग्रीस लगाई जाती थी इसके अंतर्गत क्या था कि कारतूस लीक ना हो और यहाँ पे पानी से सुरक्षित रहे, तो इस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, और ये इसलिए किया गया है ताकि हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म है वो क्या किया जाए, भ्रष्ट किया जाए। ये पहला तो कारण हमारा ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं राजनीतिक कारण, डलहौजी और वेलेजली की विस्तारवादी नीति। तो हम ये वही नीति बात कर रहे थे जो कि अभी जस्ट हमने बात की थी किसमें, बहादुर शाह जफर के लिए। तो अंग्रेजों ने हड़प नीति को लागू कर दिया और दत्तकथा को अवैध घोषित कर दिया। हड़प की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने कानून बनाया कि कोई भी ऐसा शासक जिसकी स्वयं की कोई संतान नहीं है वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, और उसकी मृत्यु के बाद क्योंकि उसका कोई वंशज नहीं है इसलिए सारा शासन अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे को पता है झांसी की रानी जो थी, तो उनका दत्तक पुत्र था, मतलब अडॉप्ट किया हुआ था। और यहाँ पे अंग्रेजों ने बोल दिया था, जैसे कि हड़प नीति उन्होंने बनाई थी, तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है वो दत्तक पुत्र जो है वो नहीं रख सकता है, मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकता है किसी भी बच्चे को। लेकिन इन्होंने ऐसा किया, ये इसलिए था क्योंकि अगर राजा की कोई संतान ही नहीं है तो उसकी संपत्ति किसके पास जाएगी, दत्तक पुत्र को नहीं देंगे, अडॉप्ट किए हुए बच्चे को नहीं देंगे, अडॉप्ट करना ही अलाउ नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए क्या था कि अगर यहाँ पे राजा की मृत्यु हो जाती है तो सारा का सारा धन जो है, मतलब सत्ता जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। सहायक संधि, इसे 1798 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा शासक में एक सहायक संधि की जाती थी। इस सहायक संधि के अंतर्गत कुछ शर्तें हुआ करती थी। राजा अपनी स्वयं की सेना नहीं रख सकते, अंग्रेजों की सेना को राजा के क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा, और यहाँ पे जो अंग्रेजों की सेना है, ठीक है, उसका जो खर्चा है वो भी राजा ही देगा। ये नहीं कि अंग्रेज हैं उनकी सेना वहां पर तैनात है और वहां पर वो उसको सैलरी देंगे, नहीं, यहाँ पे राजा ही देगा। तो यहाँ पे ये कौन सी नीति है, ये कौन सी सहायक संधि है, मतलब यहाँ पे ये सहायता बताई जा रही है, ये सहायता बताई जा रही है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, राजा की सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये राजा की सहायता नहीं हो रही है, हमारे को पता है। कैसे पता है कि यहाँ पर उनकी सेना जो है वो अपनी सेना नहीं रख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे सेना रखी जाएगी, मतलब उनके लोग तैनात होंगे और सैलरी भी यहाँ पर कौन देगा, राजा ही देगा। तो ये सहायता कहाँ से है, सहायक संधि नहीं है, ये हड़प नीति है। इस सेना का सभी खर्चा राजा द्वारा उठाया जाएगा, मतलब यहाँ पे राजा जो है उसे बोला गया हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन इसी सहायता नहीं हो रही है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। अंग्रेजों की आज्ञा के बिना राजा किसी भी युद्ध या कोई संधि नहीं कर सकते हैं। इन सभी शर्तों की वजह से राजा की शक्ति कमजोर होती
होती जा रही थी और धीरे धीरे अंग्रेज उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया करते थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो बताया गया है सहायक संधि, ये सहायक संधि सहायता के लिए नहीं है, ये उनकी बर्बादी के लिए है। आगे हम बात करते हैं आर्थिक कारण। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बना माल सस्ता हो गया। किसकी क्रांति के कारण? औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और यहाँ पे मशीनों से जो माल तैयार किया जाता था वो सस्ता हो गया, इसे भारत में लाकर बेचे जाने लगा, जिससे भारत में स्थित उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों और इन उद्योगों के मालिकों को हुई हानि के कारण यह सभी अंग्रेज के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण भारत का विदेशी व्यापार लगभग समाप्त हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो आर्थिक कारण सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आके बाहर से मतलब विदेश से आकर भारत में व्यापार कर रहा है, तो भारत के व्यापारी क्या करेंगे? भारत के जो कारीगर हैं वो क्या करेंगे? सारा काम आप ही कर लो, हम तो बेरोजगार है ना, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर्थिक कारण यहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई, मशीनों से माल तैयार हुआ, भारत में बेचे जाने लग गए। यहाँ पे हमारे जो उद्योगों के मालिक थे भारत में, उनको बहुत ज्यादा हानि हुई, कारीगर बेरोजगार हो गए। अब यहाँ पे देखो कौन कौन यहाँ पे शामिल होगा, यहाँ पे समझिएगा, बेरोजगार, उद्योगपति, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो राजा थे वो क्यों इसमें सम्मिलित होंगे वो भी हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने इसमें डिस्कस किया था यहाँ पर हिंदू धर्म का जो यहाँ पर मोटिव उठा था, मतलब यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसमें हिंदू और जो मुस्लिम थे उसके भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये भी एक कारण बना। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था के कारण किसानों का शोषण हो रहा था और किसान भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए। अब कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने इससे पहले इस्तेमालदारी बंदोबस्त देखा था, रैयतवाड़ी देखा था, महालवाड़ी व्यवस्था देखा था। तो तीनों व्यवस्था देखा था, इसमें किसानों का ही हमेशा से शोषण होता था, चाहे कैसी भी स्थिति हो। आपकी फसल ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, आप मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन आपको कर देना ही देना पड़ेगा, वरना आपकी जो जमीन है वो हड़प ली जाएगी। अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय लोगों पर बड़ी मात्रा में कर लगाए गए, जिस वजह से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया और इसी वजह से इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया। सामाजिक और धार्मिक कारण हम यहाँ पे देख लेते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण यहाँ पर क्या है? ईसाई पादरियों द्वारा भारत के लोगों को लालच देकर इन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। इस वजह से भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हिंदू और जो मुस्लिम थे उनको जबरदस्ती क्या किया जा रहा था, उनको ईसाई बनाया जा रहा था कि अपना धर्म छोड़ो और ईसाई में कन्वर्ट हो जाओ। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थित कई मान्यताओं जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह को रोक लगा दी गई। इसे हिंदुओं ने अपनी आस्था के विरुद्ध माना और अंग्रेजों का विरोध किया। हालांकि अगर हम बात करें कि ये जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने सही कदम उठाए थे, लेकिन हिंदू जो थे उनको लगा कि ये उनके आस्था के खिलाफ है। यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता ने गलत किया, क्योंकि सती प्रथा जो थी वो अंग्रेजों द्वारा ही खत्म की गई थी। बाल विवाह जो कि गैर कानूनी है आज के टाइम पर, वो भी अंग्रेजों द्वारा ही खत्म किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की, जिस वजह से लोगों का असंतोष बढ़ा। अब यहाँ पे किस प्रकार, ये इस प्रकार था कि जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर पहले सती प्रथा को खत्म कर दिया, बाल विवाह को खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे या फिर जो भी यहाँ पर जो चीजें पढ़ाई जाती थी उन सबको हटाकर ये अपनी शिक्षा का प्रसार करने लगे, अपनी शिक्षा को बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पे लोगों के बीच में असंतोष जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आगे हम बात करते हैं सैन्य कारण के बारे में। तो यहाँ पे परेड के समय भारतीय सैनिकों से बुरा व्यवहार किया जाता था और भारतीय सैनिक इसे अपनापन जैसा नहीं चाहते थे, मतलब यहाँ पे अपनापन उनको नहीं लगता था। अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों को काफी कम वेतन दिया जाता था, जिस वजह से वे नाखुश थे। अब यहाँ पे देखो बुरा व्यवहार का कारण क्या है कि यहाँ पे दो परेड हुआ करती थी, एक हिंदू लोगों की, मतलब आप बोल सकते हो भारतीय लोग थे, और दूसरे जो थे वो अंग्रेजी लोग थे। तो यहाँ पे जो भारतीय लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, मतलब उनका अपमान, ऐसा मान लो कि अपमान किया जाता था। ठीक है, मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती थी क्योंकि वो गोरे लोग थे। ठीक है, अंग्रेज के लोग थे और उनको वेतन भी ज्यादा मिलता था इन कंपैरिजन टू इंडियंस। तो यहाँ पे जो इंडियन लोग थे उनको पैसे भी कम मिलते थे और उनका अपमान भी होता था। तो यहाँ पे ये जो सैन्य कारण थे इसमें जो लोग थे, भारतीय लोग जो थे सैनिक में, वो नाखुश थे। अन्य कारण हम देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा पेशवा बाजीराव के द्वितीय अधिकारी नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई। इस वजह से वे अंग्रेजों के विरोध में थे। किसकी? बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंदी कर दी गई, जिसकी वजह से वो भी विरोध में थे। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं मिली।
जिस वजह से वे अंग्रेजों के विरोध में थी। सतारा और नागपुर जैसी रियासतों को जबरदस्ती अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया, जिस वजह से वहां के शासक अंग्रेजों के विरोध में थे। अन्य क्षेत्रों में स्थित जमींदार एवं सरदार भी अंग्रेजों के विरोध में थे, क्योंकि जबरदस्ती उनकी जमीन को छीन लिया गया था। ठीक है, तो ये सारे कारण क्या है, अन्य कारण है, जैसे कि हमने बात भी की थी। अब यहाँ पे अफवाहें और भविष्यवाणी को थोड़ा सा समझिएगा। एनफील्ड राइफल का कारतूस। एक अंग्रेजी अधिकारी के अनुसार इस अफवाह की शुरुआत दमदम स्थित शस्त्रागार, शस्त्र रखने वाली जगह से हुई थी। यहाँ पर एक नीची जाति के व्यक्ति द्वारा एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा गया, परंतु उस ब्राह्मण सिपाही ने उस नीची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह नीची जाति के का व्यक्ति जो है उसको अपने लोटे से पानी पिलाएगा तो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण सिपाही ने उस नीची जाति को अपनी पवित्रता की बात करके ये बोला कि मैं इस व्यक्ति को पानी नहीं पिलाऊंगा। उस नीची जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया कि जल्द ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें भी गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस हैं वो मुंह से खींचना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि यहीं से ये जो अफवाह है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, वो कैसे, जैसे कि हमने बात की थी ना कि ये जो पूरी ये कहानी इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण जो सैनिक था उससे बोला गया कि आप इस व्यक्ति को पानी पिला दो, और वो निचली जाति का था। उसने बोला कि नहीं, मैं निचली जाति के व्यक्ति को पानी नहीं पिलाऊंगा, अगर मैं पिलाऊंगा ना तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने बोला ठीक है भैया, ना पिलाओ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जो जाति है ना वो भी भ्रष्ट होने वाली है। तुम अपवित्रता की बात कर रहे हो, वो भी अपवित्र हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि जो यहाँ पे कारतूस है चर्बी वाले, ठीक है, वो सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए हैं। तो आपको मुंह से खींचना पड़ेगा, और आपकी जो यहाँ पर जाति है ना, आपकी ब्राह्मणवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। आगे, आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा। उस दौर में एक अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि वह भारत में स्थित लोगों का धर्म भ्रष्ट कर सके। इस अफवाह के बाद कई क्षेत्रों में अनेकों लोगों ने आटा खाने से मना कर दिया। यहाँ पे 100 साल बाद शासन की समाप्ति। ऐसा बोला गया था कि प्लासी के युद्ध के बाद हमारे देश जो है वो अंग्रेजी सत्ता से आजाद हो जाएगा, ऐसा बोला था। ये बोल सकते भविष्यवाणी थी। प्लासी की जंग के बाद एक भविष्यवाणी की गई कि प्लासी की जंग के 100 साल बाद अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा और देश आजाद हो जाएगा। इसी भविष्यवाणी के कारण भी विद्रोह को बल मिला। यहाँ पे अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जैसे कि हमारे को पता है 1857 का विद्रोह चल रहा है, तो 100 साल कम कर दो, 1757 हो जाएगा। सामूहिक रसोई। अंग्रेजों द्वारा सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई थी, मतलब एक ही जगह सबका खाना बनेगा। सभी सैनिकों का खाना एक ही रसोई में बनाया जाता था, परंतु भारत में जातिवाद होने के कारण कई लोग जो थे वो इससे क्या थे, नाराज थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या था कि ये सारे कारण बताए गए, ये सारे हमारा क्या था, अफवाहें और भविष्यवाणी थी। तो यहाँ पे ये वाला कारण भी जो हमने डिस्कस किया कि सामूहिक रसोई है, इसमें जो लोग थे वो नाखुश थे। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी जो नीची जाति है उसके उस जो सामूहिक रसोई है उसमें भी उसी का खाना बन रहा है, मेरा भी उसमें खाना बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ पे खाना खाऊं। तो यहाँ पे ये भी एक कारण आप बोल सकते हो कि जिस वजह से ये भी क्या होने लग गए, गुस्सा होने लगे अंग्रेजी सत्ता से कि सामूहिक रसोई में खाना ना बनाओ, सबका अलग अलग बनाओ। ब्राह्मण अलग, जाति व्यवस्था जो है वो पहले से हमारे पास चल रही है, जैसे तीसरा चैप्टर हमने किया था उसके अनुसार। तो होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक द वीडियो टू मोटिवेट अस, एंड रिमेंबर डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप क्रिस क्रॉस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट इजीली मिल जाएगा, चाहे वो कंप्लीट नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा कंटेंट वहाँ पर आपको इजी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिसके माध्यम से उनकी भी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप